So today we will learn how to draw shear force and bending moment diagram of overhang beams. Okay, of overhang beams. So first tell me what do you mean by say overhang beam? Overhang beam का डेफिनेशन क्या था कि उसमें जो अनसपोर्टेड लेंथ उसमें कुछ ना कुछ अनसपोर्टेड लेंथ रहेगा. ओके, तो से इक्वल ओवरहैंग हो सकता है, मे बी एक साइड में ओवरहैंग हो सकता है, कुछ ना कुछ अनसपोर्टेड लेंथ रहेगा. से मान लो कि ये एक बीम है. ओके, ए बी और ए भी एक बीम है, ए बी सी डी. से इसके ऊपर भी लोड आ रहा है, बहुत सारा लोड आ रहा है इसे. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सपोर्ट मेरा सी पे है और डी पे है. तो यहाँ पे ए सी जो पोर्शन है ये क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ मिला इस बीम के लिए. और ये इधर भी बी डी पोर्शन जो है दैट इज द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ दिस बीम. सिमिलरली अगर इस बीम को भी देखेंगे तो इसका नाम दो सी. तो सी से डी जितना पोर्शन है ये अनसपोर्टेड लेंथ है, बट इसके ऊपर लोड आ रहा है. सो ओवरहैंग बीम क्या है, जिस बीम में तुम्हारा सपोर्ट एंड पे नहीं होगा, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ अनसपोर्टेड लेंथ मिलेगा. तो उस काइंड ऑफ बीम को लिए हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे या सिंपली उस टाइप ऑफ बीम को एनालाइज कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे. ओके, तो एक प्रॉब्लम से चालू करते हैं. यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड. ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जिसका दो साइड में इक्वल ओवरहैंग है. गुड. नाउ that beam is subjected to a UDL of intensity W per meter on its entire length. इसका टोटल लेंथ पे एक यूडीएल आ रहा है जिसका इंटेंसिटी है W पर मीटर. वो किलोन्यूटन में हो सकता है, न्यूटन में हो सकता है, तो अभी फिलहाल कोई यूनिट नहीं देते. नाउ पूछा है इफ द पोजीशन ऑफ द सपोर्ट इज एडजस्टेड. ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वल ओवरहैंग का जो लेंथ है उसको ए बोल दिया है और सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है. अगर हम लोग इस सपोर्ट को चेंज करेंगे दैट मीन्स एल को अगर बढ़ाएंगे, मतलब अगर एल ग्रेटर देन 2a हुआ, एक एल इक्वल्स टू 2a अगर करेंगे और एल लेस देन 2a, मतलब एल क्या है, दैट एल इज द डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स. तो इस सपोर्ट्स को अगर चेंज करेंगे, एल का वैल्यू बढ़ाएंगे, ए का वैल्यू घटाएंगे या फिर इक्वल रखेंगे, तो तीन केसेस हो सकता है, पॉसिबल तीन केसेस. कि अगर हम लोग एल इज इक्वल्स टू 2a कर सकते हैं, मतलब इक्वल ओवर है और बीच में तुम्हारा जो सपोर्ट डिस्टेंस है वो एल है, दैट शुड बी इक्वल्स टू दैट समेशन ऑफ टू ओवर. एक हो सकता है. दूसरा हो सकता है एल इज ग्रेटर देन 2a, मतलब सपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रखा गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स. और एक हो सकता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स को कम किया जा सकता है. ना ये जो सपोर्ट एडजस्टमेंट होता है एक क्यों होता है, हमें एक जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है उस सेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. मतलब इस क्वेश्चन के साथ और एक पोर्शन जुड़ेगा दैट इज ऑल्सो फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ सपोर्ट फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम बिकम मिनिमम पॉसिबल. ओके, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे बाद में. पहले देखते हैं कि इन तीनों केसेस के लिए हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे और इन सारे केसेस पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिल रहा है. तो स्टेप बाय स्टेप चलो हम लोग प्रोसीड करेंगे. पहले क्या है हम लोगों का, स्टेप वन रिएक्शन कैलकुलेशन. तो उससे पहले यहाँ पे एक इसे ड्रॉ कर लो एक बार. ए पॉइंट को बी, सी, सी पॉइंट यहाँ पे था, सी डी और ई. सी पॉइंट क्या है, यहाँ पे सी पॉइंट है जो तुम्हारा सेंटर है बीम का, जो मिड पॉइंट है ओ. तो ये बीम क्या है, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. कि मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस साइड में मतलब ए बी सी और सी डी ई बोथ आर सिमेट्रिक सेक्शन, राइट. तो अगर हम लोग एक साइड का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना जान लेंगे तो दूसरे साइड के लिए भी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं. तो चलो स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं. तो पहले हम लोग रिएक्शन कैलकुलेशन, स्टेप वन जो हम लोग का है रिएक्शन कैलकुलेशन और रिएक्शन. तो रिएक्शंस के लिए यहाँ पे रिएक्शंस देखो क्या क्या डेवलप हो रहा है. यहाँ पे आर बी डेवलप होगा रिएक्शन, यहाँ पे आर डी रिएक्शन डेवलप होगा. और ऊपर से जो लोड आ रहा है उसका इंटेंसिटी है डब्ल्यू पर मीटर. और इसका सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल. और इक्वल ओवरहैंग का जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज ए. पे ध्यान से देखते जाओ इस प्रॉब्लम को. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर ए सॉरी आर बी प्लस आर डी, आर बी प्लस आर डी इज इक्वल्स टू ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है. तो ऊपर से कितना टोटल लोड आ रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है डब्ल्यू इंटू एल प्लस
ट्वाइस ए, एंड टोटल लेंथ एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल प्लस ट्वाइस ए। सो दैट मच ऑफ अमाउंट लोड इसके ऊपर आ रहा है और ये दो सपोर्ट उसको कैरी कर रहा है, तो हमें एक इक्वेशन मिला। अभी देखो दूसरा इक्वेशन का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है। तो एज दिस इज ए सिमेट्रिक सेक्शन, उसका मतलब क्या है, आर बी और आर डी इक्वल लोड को कैरी करेगा और मेरा टोटल लोड आ रहा है इतना। सो रिएक्शंस को हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, और एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर बी और आर डी क्या होगा, बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिक सेक्शन, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। आर बी इज इक्वल्स टू आर डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हाफ लोड बोथ कैरी करेगा, तो डब्ल्यू एल प्लस ट्वाइस ए बाई टू, राइट। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए, टू टू कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमें आर ए आर बी और आर डी का वैल्यू हमें मिल चुका है इतना, रिएक्शंस का वैल्यू। नाउ हमें शेयर फोर्स निकालना होगा, राइट। तो शेयर फोर्स को पहले चलो निकालते हैं कि शेयर फोर्स को कैसे निकाला जाएगा। दोनों रिएक्शंस हमें मिल चुका है, मतलब मेरा जो लोडिंग प्रोफाइल होगा, जो फ्री बॉडी डायग्राम हमें चाहिए होगा, वो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया कि नीचे से रिएक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शंस का वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए, और ऊपर से एक डब्ल्यू इंटेंसिटी का यूडीएल आ रहा है। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप टू, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम भी यहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले हम लोगों का जो बीम था उस बीम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लो। तो ये बीम है विथ बोथ इक्वल ओवरहैंग, यहाँ पे एक ओवरहैंग था, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे एक सपोर्ट था, और उसके ऊपर डब्ल्यू इंटेंसिटी का एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। दैट वन इज आर बी, आर डी, ए बी, सेंट्रल लाइन सी, डी ई, और ए आ रहा है डब्ल्यू पर मीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, दैट इज एल, और इक्वल ओवरहैंग का जो लेंथ है वो ए और ए करके है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सेगमेंट वाइज देखेंगे तो ए बी एक सेगमेंट मिलेगा जिसमें शेयर फोर्स हम लोग को निकालना होगा, मतलब एक सेक्शन लेना होगा, एक लोड के बाद, मतलब यूडीएल के बाद, और रिएक्शन से पहले, मतलब रिएक्शन से पहले। दूसरा है बी डी सेक्शन, और तीसरा है डीई सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी यहाँ तक अगर हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो उस साइड में सिमेट्रिक है, तो उस साइड के लिए हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि उसका ही वैल्यू सेम आएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले शेयर फोर्स ऑन ए बी पोर्शन के लिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए अलग से जगह छोड़ दो, शेयर फोर्स ऑन ए बी। ए बी में अगर शेयर फोर्स निकालना है तो ए बी सेक्शन में, मतलब ए बी स्पैन में हमें एक सेक्शन लेना होगा। सो लेट्स कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स, ए पोर्शन है, ए एक्स पोर्शन है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए विद इन ए बी। विद इन ए बी में हम लोगों ने एक समवेयर हियर एक सेक्शन लिया। ओके, तो यहाँ पे लिखना होगा, लेट कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a विद इन ए बी। ओके, सो अभी इस सेक्शन में शेयर फोर्स निकालेंगे, तो शेयर फोर्स एट x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ए यूडीएल एक्ट कर रहा है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यही एक्ट करेगा। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो एक इक्वेशन मिला हमें, इसे नाम दे दो ए। तो ये जो एक हमने कंसिडर किया सेक्शन, इस सेक्शन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट होगा 0 टू ए। तो यहाँ पे इस एक्स का लिमिट भी लिख सकता है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। जो हमने इस सेक्शन का लिमिट लिया है वो लिमिट, मतलब हर एक प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ऐसे मेंशन कर सकता है। ओके, नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ एट x इक्वल्स टू a,
दैट मीन्स ये जो सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है आर बी, उस सपोर्ट रिएक्शन के जस्ट पहले, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू ए जस्ट बिफोर बी, और इसे लिख सकते हो जस्ट बिफोर द रिएक्शन आरबी, मतलब उस आरबी रिएक्शन को हम लोग उस पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करें, उसके बाद उस आरबी रिएक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हम लोगों को, माइनस डब्ल्यू इंटू ए, एक्स की जगह पे ए बिठा दिया। सो ए मिला हमें शेयर फोर्स जस्ट बी पॉइंट के आसपास, मतलब रिएक्शन जो है, रिएक्शन आने से ठीक पहले, उसके बाद रिएक्शन आएगा। अभी रिएक्शन भी फोर्स है तो शेयर फोर्स के साथ कंसिडर हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग इस सेक्शन के लिए देख लिए, ए बी सेक्शन के लिए। अभी बी सी सेक्शन में हम लोगों को, या बी डी सेक्शन में हम लोगों को एक सेक्शन ड्रॉ करना होगा, या फिर बी डी स्पैन में हम लोगों को एक सेक्शन ड्रॉ करना होगा। फिर देखना होगा कि बी डी में शेयर फोर्स कितना आ रहा है। तो शेयर फोर्स ऑन बी डी, तो यहाँ पे भी वैसे लिखना होगा, कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए विद इन बी डी। ठीक, इस चीज को लिख लो कि कंसिडर ए सेक्शन, consider a section at a distance x from a within BD। ओके, तो तब जाके डायग्राम ऐसा दिखेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरा a है x, और दिस वन इज a, ऊपर से जो लोड आ रहा है दैट इज W पर मीटर। नाउ शेयर फोर्स ऑन BD, अभी बताओ कि इस सेक्शन में कितना शेयर फोर्स आएगा। जो मेरा BD सेक्शन के अंदर, BD स्पैन के अंदर जो सेक्शन लिया है उसमें शेयर फोर्स कितना आएगा, शेयर फोर्स एट एक्स कितना आएगा। यहाँ पे देखो एक्ट कर रहा है आर बी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, और ऊपर से लोड एक्ट कर रहा है। तो लोड माइनस, पहले लोड को लिख लो, लोड का वैल्यू कितना होगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि लोड ऊपर से नीचे आ रहा है, और आर बी नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, आर बी। ठीक, इतना ही लगेगा। इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, पहले यहाँ तक लिख लो, हो गया। चलो यहीं पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस आरबी का वैल्यू कितना था, आरबी का वैल्यू आया था डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए, इसको भी एक नाम दे दो बी। तो दैट इज एस एफ एट एक्स। अभी ये जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है, इस एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इस एक्स का लिमिट है तुम्हारा 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएगा ये लिमिट, ए प्लस एल तक। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगा वो ए प्लस एल डिस्टेंस पे ही आ रहा है, दैट वन इज ए प्लस एल डिस्टेंस, ए पे देखो, ए से देखो, ए प्लस एल डिस्टेंस के बाद ही आ रहा है। तो नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बी पॉइंट पे मिलेगा शेयर फोर्स, जो जस्ट आफ्टर बी हमें सी पॉइंट पे मिल जाएगा, और जस्ट बिफोर डी पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके निकालते हैं, यहाँ तक लिख लिया। ओके, नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू, पहले बताओ हम लोग किस पॉइंट पे लेंगे, ए पॉइंट पे ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे लेंगे, मतलब जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी, मतलब हमने आरबी को कंसिडर किया है। यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस एफ बी जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हम लोगों को बी इक्वेशन मिला है, यहाँ पे ए एक्स की जगह पे ए बिठा दो। तो ए बिठाओगे तो डब्ल्यू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा क्या, प्लस डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पे रहा मेरा डब्ल्यू एल बाई टू, डायरेक्टली लिख दिया। ठीक, ओके। नाउ एट एक्स इक्वल्स टू, अभी बताओ कहाँ पे निकालेंगे, चलो सेंटर पे निकाल कर देखते हैं। तो सेंटर पे अगर निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए
प्लस एल बाई टू, राइट। सेंटर तक जाते जाते हमें ए प्लस एल बाई टू मिलेगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एल बाई टू, दैट मीन्स सेंटर पे कितना होगा, दैट मीन्स एट सी, मिड पॉइंट और सेंटर जो भी लिख सकता है। नाउ उस इक्वेशन में हम लोगों का जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में बी इक्वेशन में एक्स की जगह पे हमें बिठाना होगा क्या, ए प्लस एल बाई टू। तो चलो बिठाओ, इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल बाई टू प्लस प्लस हमें इसका इक्वेशन डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए। ना इस इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए, सब कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स सेंटर पॉइंट पे हमें जीरो मिल चुका है, राइट। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग x इक्वल्स टू ए प्लस एल बिठाएंगे, दैट मीन्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, वहां तक हम लोग अगर निकाल लेंगे तो बाकी निकालना आसान हो जाएगा। निकाल के देख लो, shear force or else you can write at x इक्वल्स टू, देखो यहाँ तक अगर कर लोगे ना तो बीच पॉइंट तक, तो ऑब्वियसली जो डायग्राम होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब यहाँ इस पॉइंट के बाद कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन इजीली ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। स्टिल चलो कैलकुलेट करके देख लेते कुछ पॉइंट्स पे। x इक्वल्स टू ए प्लस एल, दैट मीन्स शेयर फोर्स एट, उस पॉइंट का नाम क्या दिया था, डी। क्या होगा, x की जगह पे क्या बिठाना होगा हमें, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल बिठाओ, माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल प्लस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। ऑब्वियसली सी पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो डी पॉइंट पे नेगेटिव होगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, उसके बाद रिएक्शन आएगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो चलो अभी शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो फिर और समझ में आएगा। नाउ लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, ट्राई टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, सो पहले पॉइंट का नाम दे दो, ए बी सी डी एंड ई। ए पॉइंट पे कितना आ रहा है, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो। ओके, ऑब्वियसली ई पॉइंट पे भी जीरो होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो जीरो, ठीक है, हमें पता नहीं जीरो होगा कि नहीं होगा, ई पॉइंट पे देख लेंगे। सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, ए पॉइंट पे जीरो मिला है, ये हमें पता है, ए पॉइंट पे हमें जीरो मिला है। उसके बाद जस्ट बिफोर रिएक्शन मुझे डब्ल्यू ए मिला है, नेगेटिव डब्ल्यू ए मिला है। सो क्या होगा, यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन यहाँ तक गया, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू ए। ना यहाँ पे रिएक्शन आया, रिएक्शन ऊपर की तरफ लेके गया, तो ऊपर जितना बचा हुआ है वो हमें जस्ट राइट हैंड साइड से मिल चुका है, कितना मिला है, डब्ल्यू एल बाई टू। तो ऊपर जो मिला है दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू। अभी क्या हुआ है, सी पॉइंट पे जीरो हो गया है, तो सी पॉइंट पे जीरो हुआ है और डी पॉइंट पे हमें मिला है माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिएक्शन है तो सीधा उठाया, रिएक्शन का वैल्यू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, दोनों रिएक्शन का वैल्यू जस्ट यह भी जीरो। दैट वन इज योर शियर फोर्स डायग्राम। ठीक, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सी पॉइंट पे जीरो हुआ, ए पॉइंट पे जीरो हुआ, ई पॉइंट पे जीरो हुआ, राइट। एज दिस इज सिमेट्रिक इसीलिए मैंने ई पॉइंट का निकाल के दिखाया नहीं, नहीं तो फिर निकाल के देख सकता है, ई पॉइंट के लिए भी जीरो आएगा। स्मार्टली करो, इस साइड से एक सेक्शन ले लो यहाँ पे, ऑब्वियसली उस सेक्शन को लोगे तो उस सेक्शन में शेयर फोर्स का वैल्यू आएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो बिठाएगा तो ऑब्वियसली ई पॉइंट पे जीरो आएगा।
तो दैट इज द शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम को लेके कोई डाउट, एनी डाउट? और क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। ओके यस सर। ओके। सो यहाँ से शियर फोर्स डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। दूसरा एक चीज हम लोगों ने यहाँ से मिला, फाइंडिंग्स मिला। क्या फाइंडिंग्स मिला? कि हमारा जो एल और ए, इनका जो रेशियो है, ए और एल का जो रेशियो है, उसके साथ साथ शेयर फोर्स डायग्राम का सेफ का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एल और ए तुम चेंज करते जाओ, तब भी तुम्हारा ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन तो रिएक्शन ही आएगा, ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स ही आएगा। तो ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है, वो तीनों केसेस के लिए, मतलब हम लोगों ने जो तीनों केसेस लिया, एल ग्रेटर देन 2a, एल इक्वल्स टू 2a और एल लेस देन 2a, तीनों केसेस के लिए ही शियर फोर्स का जो डायग्राम का नेचर होगा वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट बेंडिंग मोमेंट के लिए चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ के साथ साथ मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस चेंज होता जाएगा तो मोमेंट का जो कार्व है, मोमेंट का जो डायग्राम है, उस मोमेंट का डायग्राम में चेंज आएगा, ना कि तुम्हारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसमें चेंज आएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे नोट लिखो, एक नोट करके लिख सकता है, यहाँ पे नोट लिखो। क्या नोट लिखेगा? विद द चेंज इन, with the change in A to L ratio, the shape of the shape of the shear force diagram will not change. नाउ अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए ये जो ए और एल का रेशियो है, इसके साथ साथ मोमेंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा। और उसके साथ हमें एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फाइंड आउट करना है, जिस सेक्शन के लिए जो तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मिनिमम पॉसिबल। ओके, सो देखेंगे कि सपोर्ट का कंडीशन कैसा होता है। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अभी बेंडिंग मोमेंट देखना है। और एक चीज देखा कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो एल और ए के हिसाब से चेंज नहीं होता है। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एल और ए के हिसाब से चेंज होगा। तो हम लोग तीन केसेस में देखेंगे। व्हेन एल ग्रेटर देन 2a होता है, तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, और सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एल इक्वल्स टू 2a में देखेंगे, और एल लेस देन इक्वल्स टू 2a। एल क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। ए क्या है? दैट इज द इक्वल ओवरहैंग एट ईच सपोर्ट। तो एक एक करके निकालते हैं। स्टेप 3, अभी हम लोग बेंडिंग मोमेंट को देखेंगे। सर, यस, ऊपर का जो शेयर फोर्स डायग्राम बना है वो बीच वाले कंडीशन के लिए बना है ना, एल इक्वल टू 2a के लिए। ए ईच एंड एवरी कंडीशन में तुम्हारा यही नेचर ऑफ शेयर फोर्स आएगा, इसके लिए चेंज नहीं होगा। क्योंकि एल और ए अगर चेंज करोगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मान लो कि एल हमने ग्रेटर देन 2a कर दिया, तभी जो मेरा रिएक्शंस मिलता था वही मिलेगा। अगर लेस देन कर दिया तब भी सेम रिएक्शन मिलेगा। अभी ये सेंटर पॉइंट पे 0 हो रहा है क्योंकि एल इक्वल्स टू 2a है, बट नेचर सेम ही रहेगा, वैल्यूज सेम ही रहेगा। ये जो WL/2 है, ए भी WL/2 ही होगा। अभी वैल्यूज के साथ साथ हमें नेचर देखना है कि नेचर ऑफ द कार्व चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट नेचर ऑफ द कर्व चेंज नहीं होगा। यस और नो? यस, क्योंकि इक्वल ओवरहैंग है। अभी मान लो कि एल का वैल्यू, से सपोज मान लो कि सपोज डायग्राम में हम लोगों ने ये जो एल है, एल का वैल्यू ग्रेटर देन 2a कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिमेट्रिक सेक्शन है, इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, इन दोनों साइड को कम कर दिया, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि तब भी ऊपर से मेरा जो लोड आ रहा था, टोटल लोड का वैल्यू कितना रह जाएगा, W इंटू एल प्लस ट्वाइस ए। मेरा तो टोटल जो लेंथ है दैट इज नॉट चेंजिंग ना, सो मेरा शेयर फोर्स का वैल्यू भी चेंज नहीं आएगा। यस और नो चुन? यस तो सर, चेंज कोई भी नहीं होगा। केसेस के लिए नेचर ऑफ डायग्राम यही रहेगा, शेयर फोर्स डायग्राम। बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंजेस आएगा। अभी हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ही देखेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंजेस कैसे आएगा। ओके, सो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके, सो हर एक सेगमेंट के लिए हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ए बी सेगमेंट के लिए देखेंगे, फिर
BD सेगमेंट के लिए, फिर D सेगमेंट के लिए। एज दिस इज सिमेट्रिक, सो AB और BD सेगमेंट अगर देख लिया तो बाकी रेस्ट ऑफ द सेगमेंट हमें मिल जाएगा। सो दो सेगमेंट के लिए हमें चेक करना होगा, एक है AB, दूसरा है BD। तो पहले AB सेगमेंट को देखो। तो AB सेगमेंट के लिए पहले टेक ए सेक्शन, लिखो यहाँ पे, कंसिडर ए सेक्शन एट AB एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। लिखो यहाँ पे, कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A एट AB और विद इन AB, कुछ भी लिख सकता है। हम लोगों ने एक सेक्शन कंसिडर किया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। ओके, x एक सेक्शन, यहाँ का ऊपर से आ रहा है W पर मीटर हिसाब से लोड। नाउ इस सेक्शन में बताओ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट x। सो सिर्फ और सिर्फ यही लोड ये एक्ट कर रहा है ऑन AB सेक्शन, और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अबाउट x देखो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट x शुड बी इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्यों दिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू एक्स दैट इज द लोड इंटू डिस्टेंस चाहिए x/2। हमें मिल चुका है X/2 कि इस पॉइंट के लिए हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो ये है, तो इसका नाम दे दो ए इक्वेशन। अभी जो एक सेक्शन मैंने कंसिडर किया, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू x A लेस देन इक्वल्स टू a। यस, तो हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू फ्रॉम 0 टू a पुट कर सकते हैं। सो एट x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट a। तो बेंडिंग मोमेंट एट a कितना हो जाएगा, 0। नाउ एट x इक्वल्स टू Zero. a, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, a पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू a पे। तो x इक्वल्स टू a पे हम लोग का कौन सा पॉइंट है, b पॉइंट है। तो b पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा W तुम्हारा माइनस माइनस W a² 2, राइट। और ये जो कार्व होगा, यहाँ से यहाँ तक जो कार्व होगा वो कौन सा कार्व होगा, पैराबोलिक कार्व होगा, सारा पैराबोला। नाउ इस सेगमेंट पे हमें मिल चुका है, अभी हमें दूसरा सेगमेंट पे चाहिए। इस इक्वेशन में पहला सेगमेंट 0 टू a हमें मिल चुका है, अभी हमें l को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा, तब जाके हम लोग a और l के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के साथ जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम चेंज होगा उसका एक कंक्लूजन दे सकते हैं। सो नाउ हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे एक सेक्शन ऑन BD एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो समवेयर हियर मान लो कि एक सेक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। चलो इस सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, उधर यहीं पे लिखते हैं। कंसिडर, यहाँ पे लिखो, कंसिडर ए सेक्शन ऑन BD एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। ए पॉइंट था, ए बी पॉइंट था, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन कंसिडर किया। फ्रॉम हियर टू हियर द डिस्टेंस इज x, द इक्वल ओवरहैंग इज a and W per meter intensity of UDL is acting on it. Now tell me, तो वहां पे लिख लिया कि कंसिडर ए सेक्शन ऑन BD एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। नाउ उस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट x। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट किस किस के कारण आ सकता है, एक है W पर मीटर UDL की वजह से आ सकता है, और एक आ सकता है RB की वजह से। तो देखते हैं क्या क्या होता Reaction है की वजह से. इस रिएक्शन की वजह से। सो ऊपर लोड की वजह से, जो पहले लोड के लिए देख लेते हैं, लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा वो क्या करेगा, अबाउट दिस x that will try to produce a anti-clockwise movement. So negative of W x square by 2 डायरेक्टली लिख दिया, W into x by 2। नाउ रिएक्शन की वजह से जो तुम्हारा मोमेंट आएगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। देखो x के अबाउट एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो प्लस RB, और मुझे डिस्टेंस चाहिए RB से लेके x तक डिस्टेंस चाहिए। सो RB से लेके x तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर x है और a है तो x माइनस a। माइनस हमें और एक इक्वेशन मिल चुका है, ए इक्वेशन नंबर बी। अच्छा, इधर जो मैंने x का रेंज लिया, सेक्शन का रेंज लिया, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा,
0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा ये a प्लस एल तक, ए ए प्लस एल, ए प्लस एल। a प्लस एल तक जाएगा। ओके, सो नाउ चलो एक एक करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू, वैल्यूज बिठा दो। से हम लोग पहले x इक्वल्स टू सी पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे देखो, यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होगा, a x इक्वल x ग्रेटर देन 2a, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a या फिर a लेस देन 2a, इन सारे के लिए बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू चेंज होगा वो सेंटर पॉइंट पे चेंज होगा। तो पहले हम लोग सेंटर पॉइंट पे निकाल लेते हैं, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। सो से और इक्वेशन से तुम लोग चेक भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने बी पॉइंट के लिए निकाला, कहा गया बी पॉइंट के लिए जो निकाला वो वैल्यू सेम है कि नहीं है, इस वैल्यू को भी चेक कर सकता है। तो एक एक करके चेक करते हैं। से एट x इक्वल्स टू a बिठाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा हमें, b पे। तो यहाँ से चेक करके देख सकता है कि पहले तुमने जो बेंडिंग मोमेंट निकाला वो इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, बी पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस आरबी का वैल्यू कितना था, आरबी का वैल्यू कितना था, डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल बाई बाई 2 टू प्लस प्लस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस प्लस डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए इंटू ए माइनस ए। तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स तुम लोगों ने जो पहला वाला इक्वेशन से जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाला है उस वैल्यू सेम है। देखो बी पॉइंट पे डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 ही था और यहाँ से भी हम लोगों को डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 ही मिला। दैट मीन्स तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। अभी जो हमें फोकस करना है सेंटर पॉइंट पे कितना हो रहा है, सेंटर पॉइंट पे। तो सेंटर पॉइंट मतलब कहाँ पे मिलेगा हमें, ए प्लस एल बाई 2 पे मिलेगा, ए प्लस एल बाई 2 पे मिलेगा। ओके, मतलब सी पॉइंट पे। सो यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू ए प्लस एल बाई 2, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट सी। इसका इक्वेशन से हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स की जगह पे बिठाना होगा ए प्लस एल बाई 2 थर्ड स्क्वायर प्लस आर बी ब्रैकेट में ए प्लस एल बाई 2 माइनस ए। नाउ इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल बाई 2 थर्ड स्क्वायर प्लस आरबी का वैल्यू कितना था हम लोगों का, आरबी का वैल्यू था सर बाई 2 छूटी है व्हाट, सर, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो सर फर्स्ट वाले में बाई 2 छूट गया ओ यस तो बाई टू होगा, यस इक्वेशन में बाई 2 था ना, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई 2, यस। सो यहाँ पे बाई 2 रह जाएगा और इसका वैल्यू कितना था हम लोगों का, आर ए और आर बी का वैल्यू, आर ए और आर बी का वैल्यू था डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस डब्ल्यू ए। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस एल बाई 2, यहाँ पे भी ए प्लस एल बाई 2 कॉमन हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तुम लोग फिर से सिंप्लीफाई करना, ठीक है। ए इक्वेशन आएगा डब्ल्यू बाई 8, तुम्हारा टास्क है इसको सिंप्लीफाई करना है, एल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिलेगा। डब्ल्यू बाई 8 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, इसको तुम लोग सॉल्व करना और देखना ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इक्वेशन आएगा। नाउ इस इक्वेशन को डायरेक्टली लाने का यही मतलब है कि इस इक्वेशन से हम लोग बाकी सारा जो हम लोगों का फाइंडिंग्स चाहिए वो फाइंडिंग्स मिल जाएगा। कैसे, सो व्हेन, देखते जाओ, व्हेन एल इज इक्वल्स टू 2a करेंगे, जब एल इक्वल्स टू 2a करेंगे तो सेंटर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, जीरो, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हेन एल इज ग्रेटर देन 2a, तब सेंटर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है।
ओके नाउ अगर L इक्वल्स टू -2 करेंगे, अभी देखो वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं एक जनरल एजम्पशंस के लिए, इसको करके देख रहे हैं। नाउ व्हेन L इज लेस देन 2a तब क्या होगा बेंडिंग मोमेंट एट C? नेगेटिव निकलेगा। नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा। अभी देखो नेगेटिव, एक हुआ हम लोगों का पॉजिटिव, दूसरा है 0, तीसरा है नेगेटिव। मतलब हम लोग जब L/A का रेशियो, L और A का रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो जो मेरा बेंडिंग मोमेंट का कर्व है उसका नेचर चेंज हो रहा है। सेंटर पॉइंट पे देखो, कभी 0 बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, कभी पॉजिटिव मिल रहा है, कभी नेगेटिव मिल रहा है। सो 3 केसेस के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं। सिमेट्रिक सेक्शन है तो ये जो फाइंडिंग्स हम लोगों ने किया वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ पहले जब L ग्रेटर देन 2a तब क्या समझे कि हम लोग का सेंटर पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, देखते जाओ चुपचाप। ओके नाउ तो फिर A पॉइंट पे 0, B पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट मिला हमें -WA²/2। सो यहाँ पे हमें मिला WA²/2। ओके इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और इस पॉइंट पे A, और ये कार्व जो होगा दैट विल बी ए पैराबोलिक कार्व। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा पैराबोला होगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम देखो, तो शेयर फोर्स में क्या देख रहे हैं, फ्रॉम A to B द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज इंक्रीजिंग। सो जो मेरा पैराबोला होगा ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला होगा। तो एक इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला ड्रॉ कर दिया यहाँ तक। ओके नाउ सी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रहा है। ओके जब A ग्रेटर देन 2a होगा, तो यहाँ से जाके पॉजिटिव मिला, फिर यहाँ आके हमें सिमिलरली WA²/2 मिलेगा और A 0 होगा। अच्छा इसका वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जिसमें तुम लोगों को ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर्स है कैसे निकाला जाता है वो भी देखोगे। सिमिलरली जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा बेंडिंग मोमेंट को 0 करना है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ बेसिक्स एजम्पशंस के लिए कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर होगा तो किस कंडीशन के लिए ए चेंज होता जाएगा। ओके तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी WA²/2 ही मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन है और यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। ओके और पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, वैल्यू मिल जाएगा हमें, कहाँ से मिलेगा वैल्यू, वैल्यू हो जाएगा ए वाला W/8 L² - 4a²। सी पॉइंट पे अभी L और A का वैल्यू बिठा दो तो उस पॉइंट पे तुम्हें जो वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स है, ए बेंडिंग मोमेंट है, वो मिल जाएगा। गिवन क्वेश्चन में जब गिवन रहेगा तो वहां से हम लोगों को मिल जाएगा। दूसरा चीज जब 0 मतलब L इक्वल्स टू 2a होगा तब क्या होगा, तब सेंटर पॉइंट पे हम लोगों का जो शेयर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो रहा है। तो ये जो कर्व होगा ये ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे WA²/2 मिलेगा और A इस पॉइंट पे 0 होके यस यहाँ पे भी WA²/2 मिलेगा। सिमेट्रिक सेक्शन है, तुम लोग चेक कर सकते हो उस साइड से लेके या फिर इस साइड से भी क्रॉस सेक्शन ले सकता है। ए सेक्शन ऑन डी पे सेक्शन लेके देखो तो तुम्हें ई पॉइंट पे 0 ही बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलेगा। तो ये हुआ जब L इक्वल्स टू 2a है। नाउ L लेस देन 2a जब होगा तब इसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यूज मिलेगा। तो सिमिलरली कार्व ऐसा जाएगा। So this one is a parabola. Okay, pardon with that diagram. Now n नेगेटिव पूरा ही नेगेटिव हो गया। ओके वैल्यूज कैसे मिलेगा नेगेटिव का, सिमिलरली वो जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन था हम लोग का, W/8 L² - 4a², वहां पे तुम बिठाओ सारा वैल्यूज मिल जाएगा। अभी एक साथ तो सब नहीं देगा ना, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर A और L का वैल्यू दे देगा, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट। तो A जो हम लोगों ने देखा कि L और A का रेशियो के साथ साथ ओवरहैंग के लिए जो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से हम लोग कोई कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। पहला फाइंडिंग्स क्या है कि इस ओवरहैंग बीम के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तभी जनरेट होगा, इवन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तभी जनरेट होगा जब सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन योर इक्वल ओवरहैंग पोर्शन। एंड L ग्रेटर देन 2a तभी जाके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस बीम के लिए और इस केसेस के लिए जनरेट होगा। तो पहला नोट लिख सकता है कि
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर इस टाइप ऑफ बीम के लिए तभी जनरेट होगा जब तुम्हारा एल ग्रेटर देन 2a होगा। ठीक, ओके। तो एक नोट मिला, अभी नोट लिखो यहाँ पे, यहाँ से देखो फाइंडिंग्स, बहुत सारा फाइंडिंग्स मिलेगा हमें। सो वी विल हैव, पहला नोट, we will have 2 point of control flexures, point of control flexure when L is greater than 2a। now दूसरा फाइंडिंग है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग, क्वेश्चन को सुनो, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग so that the bending moment at center will be 0, calculate the value of or the percentage of equal overhang so that the bending moment at C will be 0। कैसे निकालेंगे उस पोर्शन के लिए? सो इफ टोटल लेंथ L इज इक्वल्स टू, टोटल लेंथ L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L प्लस ट्वाइस है। तो अभी देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग हम लोग कितना देंगे ताकि सेंटर पॉइंट जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे हम लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा। सो ये मेरा टोटल लेंथ है। अभी देखते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ है कि MC इक्वल्स टू 0 होगा। कंडीशन दिया हुआ है जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट पे जाके जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा। ओके, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग देंगे ताकि जो सेंटर पॉइंट पे आके 0 होगा। एक तो देखा कि L इक्वल्स टू 2a अगर हो जाएगा तो 0 होगा। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग सो दैट द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0। तो MC इक्वल्स टू 0 एक कंडीशन है हम लोगों के लिए। और MC इक्वल्स टू 0 कब होता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कब होता है MC इक्वल्स टू 0, जब L इज इक्वल्स टू ट्वाइस a होता है। नाउ अभी हम लोग इस इक्वेशन में बिठा देंगे L की जगह पे ट्वाइस a। सो L इज इक्वल्स टू 25% बोला था ना। ट्वाइस a प्लस ट्वाइस a। सो a इक्वल्स टू मिल जाएगा L/4। दैट मीन्स L/4 1/4 इंटू परसेंटेज करो, सो कितना मिलेगा 25%। सो यहाँ पे नोट लिखो, इफ percentage of overhang is 25% on each side, then bending moment at center will be 0। तो 25%। ठीक, ओके। नाउ तीसरा फाइंडिंग और क्या है? अच्छा, अभी यहाँ पे पूछा है कि से यहाँ पे मान लो कि पूछा है कि कितना परसेंटेज के ऊपर होगा तो हमें जो वैल्यू है जो 2 यहाँ पे जो लिखा है कि पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर 2 पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर मिलेगा। परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछ लिया तो परसेंटेज के हिसाब से क्या लिख सकता है कि अगर L ग्रेटर देन 2a होना चाहिए तो ये जो 25% से ज्यादा होगा तब 2 ओवरहैंग मिलेगा, मतलब 2 पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर मिलेगा, कि 25 से कम होगा तब 2 पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर मिलेगा? बताओ। व्हेन, यहाँ पे और एक नोट लिखो, व्हेन परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग इज लेस देन 25%, लेस देन 25% होगा तभी तो तुम्हारा L ग्रेटर देन 2a होगा। 25% के लिए L इक्वल्स टू 2a है, तो ग्रेटर देन होना होगा तो ऑब्वियसली जो ओवरहैंग का पोर्शन है 25% से कम होना होगा। देन वी विल हैव 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर्स। ओके, नाउ तीसरा, इस पॉइंट से, इस इक्वेशन से, मतलब इस क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो 3-4 हम लोग फाइंडिंग्स दिया, सारा फाइंडिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम। यहाँ पे
इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है कि ऑल्सो फाइंड आउट द position of supports when maximum bending moment become minimum possible। इस चीज को मैं समझाता हूं। और पूछ सकता है ऑल्सो फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ सपोर्ट फॉर ए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, ओके। नाउ यहाँ पे क्या पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मिनिमम पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉजिटिव मोमेंट और द सैगिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ हॉगिंग मोमेंट होगा। देखो यहाँ पे दो काइंड ऑफ मोमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं इस केस को ही लूंगा तो दो मोमेंट मिल रहा है, ओके। एक पॉजिटिव आ सकता है, एक नेगेटिव आ सकता है। तो दो कंडीशन के लिए हम लोगों को देखना होगा कि जो पॉजिटिव जो मोमेंट है that equals to the magnitude of positive bending moment is equals to the magnitude of negative bending moment। जब होगा तब वो काउंटर बैलेंस करेगा, तब जाके हमें एक इकोनॉमिकल सेक्शन मिलेगा। तो हमें अगर इस कंडीशन को निकालना है कि कब जाके मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट होगा, तो उस केस के लिए एक नोट लिखो। उस केस के लिए यहाँ पे नोट लिखो, इस केस के लिए कि द maximum bending moment will become minimum possible when maximum sagging moment अभी हम लोग सैगिंग हॉगिंग तो नहीं ले रहे, तो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट लिख सकता है। मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट ब्रैकेट में लिख सकता है सैगिंग को पॉजिटिव माना जाता है। मोमेंट इज इक्वल्स टू, और एट सेंटर वहीं पे तो होगा सैगिंग मोमेंट सबसे ज्यादा, एट सेंटर will become or will equal to the negative moment, और हॉगिंग लिख सकता है। कहाँ पे हो रहा है नेगेटिव मोमेंट? कहाँ पे हो रहा है? सपोर्ट पे, एट सपोर्ट। तो हमें इस कंडीशन के लिए चाहिए क्या? मॉड ऑफ एम सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम बी। क्योंकि सपोर्ट है, देखो सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, डायग्राम को देखो, सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट आ रहा है और सेंटर पे पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है। मतलब उल्टा जो मोमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव या सैगिंग हॉगिंग, जिस पर्सपेक्टिव में देखना चाहोगे, सपोर्ट पे अलग मोमेंट आएगा, सेंटर पे अलग मोमेंट आएगा, तभी जाके एक इकोनॉमिकल सेक्शन बनेगा या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा, जब जाके पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल हो जाएगा। तो केसेस के लिए हम लोगों को कंडीशंस मिल चुका है कि मॉड ऑफ एम सी शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम बी। नाउ एम सी और एम बी का वैल्यू बिठाओ, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एम सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू W/8 L स्क्वायर माइनस 4 A स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी पॉइंट पे वैल्यू कितना था? WA²/2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 कैंसिल आउट कर दो। एल का वैल्यू WL² माइनस 4WA² इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 4WA²। यहाँ से हम लोगों का ए और एल के टर्म में वैल्यू मिलेगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, WA²WL²। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं WL² इज इक्वल्स टू 8, 4 उधर चला गया, 8WA²। तो यहाँ से हम लोगों को ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू चाहिए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
एल अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई 2√2। ए और एल के बीच में एक रिलेशन मिल चुका है। किस कंडीशन के लिए? जब मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इफ टोटल लेंथ, अभी टोटल लेंथ के साथ हमें रिलेशन चाहिए, तो इफ टोटल लेंथ एल इज इक्वल्स टू एल प्लस 2a। अभी यहाँ पे एल के जगह पे ए के फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे एल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए 2√2 ए इंटू 2√2। ना यहाँ पे वैल्यूज बिठाओ, जब वैल्यूज बिठाओगे तो हमें मिल जाएगा 2√2a प्लस ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू एल। नाउ ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें एल बाई 2 प्लस 2√2। इस चीज को सिंप्लीफाई करेगा तो ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 प्लस 2√2 और 1/2 प्लस 2√2 करो कितना होता है? 0.027। रुको करके देखते हैं। भी कैलकुलेट 0.207 0.207 एल, राइट, 0.207 एल। तो 0.207 कितना परसेंट होता है? 0.207 मीन्स 20.7%, राइट। सो यहाँ पे लिखना होगा, नोट लिखो, परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग is 20.7%, then the maximum bending moment will become minimum possible। और यही तुम्हारा जो सेक्शन है that will be the most economical section। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब होता है? जब तुम्हारा जो इक्वल ओवरहैंग है उसका वैल्यू 20.7% है। कब तुम्हारा जीरो होता है? जब तुम्हारा 25% है। कब तुम्हें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर मिलेगा? जब तुम्हारा ये जो वैल्यूज है वो ओवरहैंग का वैल्यू 25% से कम मिलेगा। ये तीन कंडीशन, ये तीन चीज याद रखना होगा, ठीक? यस और नो? तो एल इक्वल्स टू, यस यस, तो इसके लिए डायग्राम कौन सा दिखेगा? डायग्राम हमें इसके लिए जो डायग्राम दिखेगा वो डायग्राम हम लोगों का पहला वाला डायग्राम होगा, ए वाला डायग्राम। तो जब हमें पॉसिबल ये चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन चाहिए, तो मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन के लिए जो ओवरहैंग का वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा ए इक्वल्स टू एल बाई √2। चलो उसके लिए एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो डायग्राम कैसा दिखेगा? ए बी डी ई, नाउ हियर सी पॉइंट, ओहो अच्छे से ड्रॉ करने दो। वेल दिस वन इज इक्वल्स टू कितना आया है? ए इक्वल्स टू एल बाई 2√2, इधर भी ए इक्वल्स टू एल बाई 2√2। देखो ए मैं छोटा एल के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट के बीच का जो लेंथ है एल। सो दिस वन विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ओके, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा सी पॉइंट पे, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो जो इक्वेशन हमने डेवलप किया है, W/8 L² - 4A²। ओके, सो दिस वन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो इस सवाल से, इस क्वेश्चन से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि कब सेंटर पॉइंट पे जीरो होगा, परसेंटेज निकालो। दूसरा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए परसेंटेज कितना होता है। तीसरा, अगर मान लो कि परसेंटेज वाइज दे दे कि कब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर मिलेगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, इस 3 पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2-3 टाइप ऑफ और ओवरहैंग बीम के लिए विथ वैल्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस चीज को और क्लियर हो जाएगा, ठीक। Okay, now let's solve one example of overhang beam, how to draw the shear force and bending moment diagram, and how to find out the point of contact fracture and the moment, maximum moment. Here
Okay, let's see. So here we have take a example of a ओवरहैंग बीम ABC जिसके ऊपर 2 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल आ रहा है। AB स्पैन का लेंथ है 4 मीटर और BC स्पैन का लेंथ है 2 मीटर। सो स्टेप वाइज वी विल प्रोसीड। सो स्टेप 1 हम लोगों का क्या था? द रिएक्शन कैलकुलेशन। For the reaction calculation we will use the static equations. Okay, so static equation हम लोगों का पहला इक्वेशन समेशन ऑफ fx equals to 0। a इस केस में वैलिड नहीं होगा because no load is acting along the x direction, so we will have summation of fy is equals to 0। now y डायरेक्शनल फोर्स क्या आ रहा है? यहाँ पे रिएक्शन RA, यहाँ पे रिएक्शन आएगा RB जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसका इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है which is acting downward। so we can write RA plus RB upward because we are analyzing from the left hand side, so upward forces will be positive, minus UDL 6 into 2, 6 is the total length or 2 kilonewton per meter intensity is equals to 0। so from here we will get a equation that is RA plus RB is equals to 12। now we will take a moment here A, so taking the moment of all forces and reaction about A clockwise positive is equals to 0। now see ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट क्रिएट करेगा एक आरबी जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंड वन इज द यूडीएल जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो माइनस आरबी, और ए से आरबी तक डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, प्लस जो यूडीएल है दैट इज दैट विल ट्राई टू रोटेट द बीम अबाउट पॉइंट ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 2 into 6, that is the value of total load into 6 by 2 half distance is equals to 0। so from this equation we can find out the value of RB। so 4 RB is equals to 12 3 36 36, that means RB equals to 36 by 4, that means 9। सो आरबी का वैल्यू मिल चुका है 9। सो आर ए का वैल्यू कैसे मिलेगा? एक नंबर इक्वेशन में आरबी का वैल्यू बिठा दो। सो आर ए विल बी 12 minus 9 is equals to किलोन्यूटन, 3 किलोन्यूटन। सो आर ए का वैल्यू मिला 3 किलोन्यूटन, और आरबी का जो वैल्यू है दैट मिला 9 किलोन्यूटन। तो आर ए आर बी रिएक्शंस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट मीन्स हम लोगों का जो लोडिंग कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द shear forces, then we will draw the shear force diagram। so step 2 shear force calculation। shear force calculation, okay। so now here we have a two span, one is AB, another is BC। तो दोनों स्पैन के लिए देखेंगे एक एक करके कि शेयर फोर्स कितना आ रहा है। दैट मीन्स वी नीड टू टेक टू सेक्शंस, वन इज ऑन AB एंड अनदर इज ऑन BC। तो पहले हम लोग AB पे देखेंगे। सो शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन between A and B at a distance x from A। सो A पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया, x x एट ए डिस्टेंस x पे। सेक्शन लेने का रूल क्या था? एक रिएक्शन और लोड के बाद दूसरा रिएक्शन से पहले। सो दूसरा रिएक्शन आ रहा है 4 मिलीमीटर पे। तो यहाँ पे आर ए आर बी। तो इस सेक्शन पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालिसिस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो शेयर फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है। सो शेयर फोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू
RA which is acting upward, that's why positive, minus W into X, और ए हो गया तुम्हारा इक्वेशन ए। और यहाँ पे जो x का लिमिट लिया है, दैट लिमिट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। 0 कहाँ पे होगा? ए पॉइंट पे। 4 कहाँ पे होगा? बी पॉइंट पे। जस्ट ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन अप्लाई होने से पहले तक। ओके, सो शेयर फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं कहाँ पे कितना होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता है, एस एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर ए का वैल्यू है 3 माइनस W का वैल्यू है 2, सो हम लोग डायरेक्टली 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2x। This one is the final equation. Now we will put the values here at x is equals to 0. That means shear force at A will be positive 3 kilonewton. Now क्योंकि 0 हो जाएगा, now at x equals to 4 मीटर पे देखेंगे, that means shear force just right hand side of B. Shear force just right hand side of B. That means before considering the reaction of RB, क्योंकि RB एक कंसेंट्रेटेड लोड जैसा एक्ट कर रहा है, तो उस जगह पे हम लोगों का जो शेयर फोर्स कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा। मतलब बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दैट आरबी और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द आरबी हमें दो अलग अलग शेयर फोर्सेस का वैल्यू मिलेगा। तो कितना होता है देखते हैं, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2, दैट मीन्स हमें मिला आर ए, so 3 minus 8, that means minus 5 kilonewton, and this minus 5 kilonewton is before the application of RB. okay, so क्या हो रहा है कि A पॉइंट पे पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल रहा है 3 किलोन्यूटन, जाके B पॉइंट पे जहाँ पे रिएक्शन एक्ट कर रहा है उससे ठीक पहले आके हमें मिल रहा है नेगेटिव। so somewhere between A and B the shear force value must be 0. so कहाँ पे 0 होता है वो भी देख लेते हैं। so let consider, let at a distance x from A the shear force is equals to 0 और the shear force will be 0. तो at a distance x पे shear force का वैल्यू कितना है? 3 minus 2x. so 3 minus 2x is equals to 0. now x is equals to मिल जाएगा हमें 3/2, that gives you 1.5 मीटर। so from A 1.5 मीटर पे जाके जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। नाउ शेयर फोर्स का वैल्यू जहाँ पे 0 होगा वहां पे हमें मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, बट मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा यहाँ पे सपोर्ट पे आके। तो चेक करना होगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम पॉजिटिव निकालने के लिए या मैक्सिमम नेगेटिव निकालने के लिए या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, और लास्ट में हम लोग आएंगे उसमें। सो हमें मिला कि इस पॉइंट तक बी पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू है -5 किलोन्यूटन, जो कि ठीक जो आरबी रिएक्शन है उसको वो जो अप्लाई हो रहा है उससे ठीक पहले, और x इक्वल्स टू 1.5 मीटर पे 0 हो रहा है। ना हमें BC पे देखना होगा शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। सो से B नाम दे दो, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन between B and C at a distance x from A. so A पॉइंट से लेके हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन ले लिए, ओके, से x at a distance x from A, और हम लोग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में देखो, इस सेक्शन का इस साइड में कितना फोर्सेस, शेयर फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आर ए आर बी और ऊपर से आ रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर करके एक लोड। सो शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन it will be equal to
कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आर ए पॉजिटिव आर बी, क्योंकि दोनों अपवर्ड एक्ट कर रहा है और ऊपर से एक्ट कर रहा है तुम्हारा लोड। सो लोड का इंटेंसिटी तो डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख रहे हैं 2 × x, क्योंकि ये जो 2 kN पर मीटर है वो एक्स डिस्टेंस तक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिकॉज हम लोगों ने ए से लेके जो सेक्शन लिया है उसका डिस्टेंस रखा है एक्स। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आर ए का वैल्यू था 3 प्लस 9 माइनस 2x, that means 12 minus 2x, so that is equation number B। now यहाँ पे जो x का लिमिट लिया है वो x का लिमिट फ्रॉम 0 टू लास्ट पॉइंट 6 तक, 0 होगा A पे, 6 होगा C पॉइंट पे जाके। so एक बार चेक कर लेते हैं कि B पॉइंट पे कितना हो रहा है। दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 4 मीटर, जस्ट राइट साइड ऑफ बी। अच्छा, पहले के मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया था उसको। अच्छा, ए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी होगा, ए जो है ना दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी होगा, दैट विल बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है। अगर ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे आरबी एक्ट कर रहा है, उस आरबी पॉइंट पे पहले हम लोगों ने क्या लिया कि वो आरबी पॉइंट पे जो आरबी रिएक्शन आ रहा है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रहा है उसको अप्लाई होने से पहले, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी। नाउ वी विल फाइंड आउट द राइट हैंड साइड ऑफ बी, मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आरबी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड और पिछले जगह पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 12 माइनस 8 is equals to 4 kilonewton. Now at x equals to 6 meter, that means shear force at C will be equals to 12 minus 12 is equals to 0. So A पॉइंट पे हमें एक मिला रिएक्शन का वैल्यू जो था उसके बराबर। उसके बाद B पॉइंट पे आरबी एक्ट होने से ठीक पहले नेगेटिव मोमेंट मिला, उसके बाद आरबी आया जो उसको पॉजिटिव लेके गया, मोमेंट नहीं शेयर फोर्स मिला जो इसको पॉजिटिव लेके गया, देन सी पॉइंट पे आके 0 हो रहा है। तो चलो इसका अगर डायग्राम को पहले ड्रॉ करके देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले सी पॉइंट पे हमें 0 मिला, बी पॉइंट पे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आरबी 4 किलोन्यूटन मिला, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ आरबी -5 किलोन्यूटन मिला और ए पॉइंट पे 3 किलोन्यूटन मिला, और एट ए डिस्टेंस 1.5 पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे हमें मिला 3 किलोन्यूटन, आर ए का वैल्यू 3 था तो 3 किलोन्यूटन, एंड एट ए डिस्टेंस 1.5 से समवेयर हियर 1.5, इतना डिस्टेंस नहीं होगा, 1.5 पे ए 0 हो रहा है, तो समवेयर हियर 1.5, तो 0 हुआ। देन ठीक ये जो आरबी है वो अप्लाई होने से पहले तक यहाँ पे जो वैल्यू था वो था -5 किलोन्यूटन, तो यहाँ पे था 5 किलोन्यूटन। नाउ अगेन ये अप्लाई होने के बाद ऑब्वियसली 5 नेगेटिव था, उसके बाद यहाँ पे आरबी इज इक्वल टू 9 किलोन्यूटन है, तो ऑब्वियसली ए इसको पॉजिटिव साइड में 4 किलोन्यूटन तक लेके जाएगा। तो दैट वन इज 4 किलोन्यूटन, और हम लोग कैलकुलेट करके भी देखें कि जस्ट एप्लीकेशन ऑफ जस्ट राइट साइड ऑफ आरबी इसका जो वैल्यू है 4 किलोन्यूटन है, देन अगेन C will be 0. So that is the shear force diagram for the overhang beam. Here 3 kilonewton, positive, positive, negative. Okay, so that one is your shear force diagram. Now we will calculate the bending moment and we will draw the bending moment diagram. Okay, so bending moment को draw करते हैं। चलो पहले बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे।
पहले हम लोग ए और बी में सेक्शन लेंगे, उसके बाद हम लोग सी और बी और सी में सेक्शन लेंगे। तो ए, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन between A and B at a distance x from A। तो एट a distance x from A हम लोगों ने एक सेक्शन को कंसिडर किया। तो चलो उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे A पॉइंट था जहाँ पे रिएक्शन आ रहा था RA, और इधर कोई कहीं पे जाके B पॉइंट मिलेगा। हमें B पॉइंट तक जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग A और B के अंदर ले रहे हैं एक एक एट ए सेक्शन। इसके ऊपर लोड आ रहा है एक 2 kN पर मीटर। तो यहाँ पे जो सेक्शन कंसिडर किया दैट इज एट ए डिस्टेंस x। ओके, तो उस डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू, देखो इस सेक्शन पे हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो आर ए इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो आर ए इंटू एक्स, और ये जो ऊपर से यूडीएल आ रहा है दैट विल ट्राई टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस तक ये एक्ट कर रहा है, इंटू एक्स बाई 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x, क्योंकि आर ए का वैल्यू 3 था, माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट x। तो ये हो गया इक्वेशन ए। नाउ ये जो x का लिमिट लिया, ये कहाँ तक कहाँ से? 0 एट a एंड 4 मीटर एट b। सो निकाल के देखते हैं। एट x is equals to 0, that means bending moment at a will be equals to 0। now at x is equals to say 4 मीटर पे देखेंगे c पॉइंट पे कितना हो रहा है? 4 मीटर b है, 4 मीटर पे b पॉइंट था ना, b पॉइंट, राइट, b पॉइंट पे निकालेंगे। सो x इक्वल्स टू 4 मीटर, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट at b is equals to 3 into 4, that means 12 minus 16, so that comes as -4 किलोन्यूटन मीटर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ए पॉइंट पे 0 हो रहा है, और समवेयर हियर यहाँ पे बी पॉइंट होगा, एन सी पॉइंट, इसके ऊपर पूरा लोड आ रहा है। तो बी पॉइंट पे जाके -4 किलोन्यूटन मीटर आ गया है। ओके, सो समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी कहीं पे शेयर फोर्स का वैल्यू, इस बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चेंज हुआ होगा, बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया होगा। तो उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी निकल जाएगा। से एट ए डिस्टेंस सेलेक्ट distance x from A, the bending moment value will be 0। so अभी देखते हैं कि 0 कहाँ पे हो रहा है। तो एट ए डिस्टेंस x पे जो बेंडिंग मोमेंट का हमें वैल्यू मिला दैट इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो bm x is equals to 0, that means 3x minus एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा। सो x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम ए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब यही है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे मिला? एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू 3 मीटर फ्रॉम ए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिला। अच्छा, अभी देखते हैं जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है, कहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है? एट ए डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम ए। तो उस पॉइंट पे देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो रहा है। सो बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो उस जगह का एक नाम दे दो, से E, और जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है उस जगह का नाम दे दो, से D नाम दे दो। और उसके बाद जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा उसको हम लोग E नाम देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट 0 हुआ 3 मीटर पे, समवेयर हियर 3 मीटर। सो दैट इज, इस पॉइंट को नाम दे दो E। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो दैट विल बी इजियर फॉर अस। ओके,
सो x इक्वल्स टू 1.5 मीटर पे कितना होगा, लेट्स चेक बेंडिंग मोमेंट एट d, मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है उस पॉइंट पे हम लोगों को चेक करके देखना होगा कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो रहा है। तो 1.5 मतलब 3 इंटू 1.5 माइनस 1.5 स्क्वायर, ऑब्वियसली 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो जो वैल्यू आएगा दैट इज 2.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखने वाली बात जो है वो है कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, बट हमें मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है सपोर्ट के केस में। सो हियर जब कोई ओवरहैंग बीम का एनालिसिस करेंगे, अगर इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो हमें सपोर्ट पे भी चेक करना होगा, क्योंकि सपोर्ट पे फॉर दिस ओवरहैंग बीम्स सपोर्ट पे भी तुम्हारा एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, और उस बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को चेक करके देखना होगा कि उसका वैल्यू कितना है। ठीक, ओके। सो हमें डी पॉइंट तक मिल चुका है कि कितना वैल्यू होगा। अभी हम लोग दूसरा सेक्शन पे देखना चाहेंगे कि बीसी स्पैन में कितना हो रहा है। सो बीसी स्पैन में एक बार चेक कर लो, अभी निकालने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लास्ट पॉइंट पे जाके ये जो वैल्यू है इस वैल्यू 0 हो जाएगा। सो से और एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ओके, सो हमें उस सेक्शन पे चाहिए। सो लेट्स कंसीडर और बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन बिटवीन बी एंड सी। अभी बी एंड सी पे बीच में एक सेक्शन लेके देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। सी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a, so let's draw it quickly। आर ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, नाउ हियर आर बी एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था दैट इज 4 मीटर एंड वन यूडीएल इज अप्लाइड थ्रू आउट द लेंथ। सो ए पॉइंट था, बी पॉइंट, सी पॉइंट। नाउ वी आर टेकिंग द सेक्शन इन बिटवीन बी एंड सी हियर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो अभी देखो x का इस साइड में कितना फोर्सेस आ रहा है, उस फोर्सेस के कारण मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट x, सो आर ए और आर बी के कारण क्लॉकवाइज होगा, और जो ऊपर से 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड आ रहा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा। सो बीएम एट x विल बी आर ए इंटू एक्स प्लस, आर ए के लिए देख लिया, आर बी के लिए देखते हैं। सो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना होगा आर बी से, सो एक छोटा सा डिस्टेंस चाहिए, तो एक छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 4। तो x माइनस 4 माइनस अभी हमें चाहिए जो यूडीएल आ रहा है उसके लिए, सो 2 इंटू एक्स दैट इज द टोटल लोड इंटू एक्स बाई 2, तो 2x स्क्वायर बाई 2। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू, आर ए का वैल्यू था 3 किलो न्यूटन, सो 3x प्लस आर बी का वैल्यू था 9, सो 9 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर से, जो भी था प्रीवियस इक्वेशन का क्या नाम दिया था, ए, सो बी। नाउ इसका जो लिमिट था 0 ए पॉइंट पे था, 6 मीटर सी पॉइंट पे था। सो अगर आप तुम लोग बी पॉइंट पे निकाल के देखना चाहते हो तो एट ए डिस्टेंस 4 मीटर पे बिठा के देख सकते हो, बट हमें चाहिए नहीं, हमें एकदम लास्ट पॉइंट पे देखेंगे कि वैल्यू कितना हो रहा है, और चेक भी कर सकते हैं। से बी एम एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर, 4 मीटर मतलब बी पॉइंट पे मिलेगा, ऑलरेडी बी पॉइंट पे हम लोग निकाले, कितना आया था, -4 किलो न्यूटन मीटर। सो अगर मिलेगा तो सही है, हम लोगों का पुराना वाला जो पिछले वाला सेक्शन लिया था वो भी सही है, ए सेक्शन भी सही है। तो देख लो एक बार, बी एम एट बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे है, सो 12 प्लस 0 हो जाएगा,
सो माइनस इस पॉइंट पे हो जाएगा, सो प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, दैट विल गिव यू -4 किलो न्यूटन मीटर, जो कि हम लोगों का प्रीवियस कैलकुलेशन से भी आया था। नाउ अभी एट x इक्वल्स टू 6 मीटर बिठाओ, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट C लास्ट पॉइंट पे 6 मीटर बिठाओ। सो 6 3 18, सो लेट्स चेक, 18 प्लस 36 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली उस पॉइंट पे 0 ही होगा। सो हमें मिल चुका है कहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। नाउ क्विकली ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 मिला। ई पॉइंट जहां पे तुम्हारा शेयर फोर्स का वैल्यू, ई पॉइंट था क्या, ई पॉइंट था हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर। ओके, उससे बीच में डी पॉइंट के लिए भी चाहिए होगा, यहाँ पे डी पॉइंट डिनोट कर दो। डी पॉइंट 1.5 मीटर पे है। सो डी पॉइंट पे हमें मिला, कितना मिला, 2.25 किलो न्यूटन मीटर। सो इस पॉइंट पे मिला 2.25 किलो न्यूटन मीटर। नाउ अभी देखना होगा, ये तो पैराबोला होगा। कौन सा पैराबोला होगा? नाउ द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व का पैराबोला मिलेगा दैट विल बी डिक्रीजिंग इन स्लोप और डिक्रीजिंग इन नेचर। स्लोप, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया पैराबोला, देन अगेन पैराबोला, इस पॉइंट पे 0 हुआ। बी पॉइंट पे हमें एक वैल्यू ऑफ मोमेंट मिला, अगेन पैराबोला हियर। सो इस बी पॉइंट पे जो वैल्यू मिला दैट इज 4 किलो न्यूटन मीटर। इस पॉइंट पे मिला ए। ई पॉइंट पे 0 हो रहा है, दैट मीन्स ई इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर। और ई का जो डिस्टेंस था फ्रॉम ए दैट इज 3 मीटर निकल गया था हम लोगों का। और बी पॉइंट पे मिला 4 किलोमीटर। अभी बी से सी तक ये जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा पैराबोला है? डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। ऑब्वियसली बी से सी तक देखो शेयर फोर्स का इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दिस पैराबोला इज द राइट पैराबोला। सो टोटल पैराबोलिक है, और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 2.25 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। सो दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इस क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, 2.25 किलो न्यूटन मीटर। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, 4 किलो न्यूटन मीटर। अगर पूछेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग मोमेंट कितना है, दैट मीन्स इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो तुम्हें देखना होगा किसका वैल्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड केस में क्या होता था कि जहां पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, वहीं पे तुम्हारा एक ही बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बट फॉर द केस ऑफ ओवरहैंग बीम यू नीड टू चेक द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट तुम्हें कहां पे मिलेगा? इन जनरल जहां पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होता है। और नेगेटिव के लिए सपोर्ट पे देखो, जो सपोर्ट के बाद ओवरहैंग है उस सपोर्ट पे देखो। ओके, और अगर ये मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल हो जाएगा, देन उस सेक्शन को हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलेंगे। अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कितना डिस्टेंस पे होता है उसका वैल्यू L/2√2 जो ओवरहैंग का पोर्शन है। सो चीज क्लियर है। सो आई होप कि ये जो ओवरहैंग बीम है इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ किया जाएगा ये क्लियर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे।